हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम जो हमारा ये चैप्टर 4 पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का जलवायु, इसको आगे पढ़ेंगे। ये हमने पीछे इसकी हम 3 क्लासेस दे चुके हैं। अब नेक्स्ट इसमें कुछ बचा हुआ था, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, अब तक हमने जलवायु क्या है, जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस होता है, और जलवायु को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है, जलवायु को कौन सी चीज़ें नियंत्रण करती हैं, वो सब, जैसे पूरे वर्ल्ड की जलवायु पर कौन सी चीज़ें इफेक्ट डालती है, वो हम पढ़ चुके हैं। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हम अच्छे से पढ़ सके हैं। और मानसून भी हम समझ चुके हैं कि मानसून कैसे बनता है भाई, मानसून किस तरह से इंडिया के अंदर मानसून आता है, उसका क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारतीय मानसून पर इफेक्ट डालती हैं, या किस तरह से मानसून का निर्माण होता है भाई, क्योंकि जो आपके मई जून के अंदर मानसून आता है तो वो इसी टाइम क्यों आता है, ये सब चीज़ें भी हम अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो अब हमारा एक पार्ट बचता है ऋतुओं का, ठीक है ना, कि भारत में जो ऋतुएं आती है ना, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो पार्ट हमारा अभी बचता है। तो चलिए भाई, अब हम ऋतुओं को शुरू करते हैं। अब हमारा ये एक टॉपिक बचा हुआ, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। मानसून जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। यानी कि ये बताया गया है कि मानसून की वजह से ही, जैसे मानसून की वजह से क्या ये इंडिया के अंदर ये बना हुआ है कि भाई सर्दी आएंगी, फिर गर्मी आएगी, फिर मानसून आएगा, फिर सर्दी आएंगी, तो इस तरह से मानसून की वापसी होती है। तो ये एक सर्कल चलता रहता है ऋतुओं का। अब आप देखते हो कि सर्दी की ऋतु आती है, फिर गर्मी आती है, फिर मानसून आता है, उसके बाद मानसून वापस जाता है, फिर सर्दी आती है। तो ये क्या है, एक सर्कल बना। और यही तो हमारा मौसम है, कंटिन्यू। यही एक मौसम बदलता है, दूसरा मौसम आता है, यही सर्कल जब कंटिन्यू चलता रहता है तो यही हमारी जलवायु बन चुकी है, इंडिया की जलवायु। तभी हमने कहा कि इंडिया की जलवायु कैसी, मौसमी है, क्योंकि जो मानसून है मॉनसूनी है, मौसमी नहीं मॉनसूनी है, और मॉनसून है वो ही इंडिया की जलवायु पर इफेक्ट डाल रहा है। इसी की वजह से सर्दी, गर्मी और ये सब चीज़ें बन रही हैं। तो भाई, अब हम हमारी ऋतुओं से ही शुरू कर देते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारी जो इसमें ऋतु दी है, शीत ऋतु को। तो शीत ऋतु से शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, अभी शीत ऋतु जा रही है, गर्मी शुरू होने वाली है इस टाइम। तो चलो शीत ऋतु को शुरू कर देते हैं। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो फैक्ट दिए हैं ना, हम उनको समझेंगे, बाकी इसमें समझने का कुछ खास है नहीं। वैसे जैसे सब आप लोग देखते ही हैं, महसूस करते हैं सर्दी गर्मी कब आती है, कैसा हमारा यहाँ का तापमान कितना हो जाता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर दी गई है। फिर भी मैं चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए इस पार्ट को भी करवाऊंगी। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। सबसे पहले तो कि जो एनसीईआरटी है, इसके अंदर जो ये वर्ड्स दिए होते हैं ना, फरवरी से मध्य नवंबर से, तो ये चीज़ें आप ध्यान से पकड़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है, ये तो हमें पता है सर्दी आती है, पर आपको एक्यूरेट टाइम जो एनसीईआरटी की बुक में दे वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, और लाइनों में ही बारीकी से छिपे हुए जो वर्ड्स हैं ना, उन्हीं से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो प्लीज़ इन्हीं को थोड़ा डीप पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, पर इसको थोड़ा डीप स्टडी कर लीजिए। चलिए भाई, आगे चलते हैं। अभी देखिए ये बोल रहा है अब कि दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। आपने देख लिया, मध्य नवंबर से शुरू होता है, फरवरी तक रहती है सर्दी की ऋतु, पता होना चाहिए। और दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडी होती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब हो जाता है, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के जो ये दक्षिण वाला पार्ट है, इस पार्ट में सर्दी कम होती है, यानी कि कम होती है। तापमान यहाँ कम रह मतलब कि यहाँ तो तापमान ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ऊपर जाएंगे यहाँ घटेगा। घटेगा कहाँ, ये जो आपका नॉर्थ का पार्ट आ जाता है ना, हमारे जो मैदानी एरिया है, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये ऊपर वाले जो एरियाज आ जाते हैं इंडिया के अंदर, यहाँ तापमान क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, तभी तो सर्दी बढ़ती है ना। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। यहाँ देखिए, पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान हम देख चुके हैं कि पूर्वी तट पर चेन्नई, यानी कि जो इंडिया का साउथ का पार्ट है, उसमें पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान औसत 24 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है कि दिन में थोड़ा सा ज़्यादा, रात को, जैसे हम हमारे हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ के तापमान को हम देखते हैं तो क्या होता है कि रात को तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, दिन में धूप निकलती है तो फिर भी तापमान थोड़ा बढ़ता है। तो वहाँ इस चीज़ से कोई खास डिफरेंस नहीं आता है वहाँ के तापमान में। कहाँ का, चेन्नई, या मतलब कि जो आपके पूर्वी तट के हैं, या साउथ का जो एरिया है, जो समुद्रों के किनारे पर बने हुए स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है ना, जो हमारे साउथ का एरिया है इंडिया का, यहाँ तापमान में कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ क्या है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस ही, मतलब कि इतना ही डिफरेंस होता है, 1-2 डिग्री का ही, इसमें 1-2 डिग्री सेल्सियस का ही यहाँ डिफरेंस आपको मिलेगा तापमान में, दिन और रात में देखने को। जबकि उत्तरी मैदान में यह
10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अब एक बात समझिएगा ऐसा क्यों होता है, ये हम बहुत मतलब कि पीछे की वीडियोस में भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वहाँ समुद्र और जो ज़मीन है उस दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं कि समुद्र का पानी जल्दी ना तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। ज़मीन जो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म हो जाती है तो उसी तरह से वो समुद्र का पानी इफेक्ट डालता है उस पर। ये सब चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं हमारी वीडियोज़ में, ठीक है ना। तो अभी मैं उनको बताऊंगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब वो चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, पर ये समझ लीजिएगा कि समुद्र का पानी वहाँ इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान का मतलब हो जाता है जो हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ एरिया उसमें आ जाता है। और ये जो भी उत्तरी मैदान के अंदर जितने भी स्टेट्स आ जाते हैं, बिहार, यूपी वगैरह, तो इन सब में क्या होता है, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, यानी कि दिन गर्म रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है। तुषारपात होता है पाला पड़ना। अब जो अपना ये जो नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स उनको पता होगा पाला क्या होता है। अभी रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पाला जम जाता है, थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ की पतली सी चद्दर सी जम जाती है। हम देखते हैं अगर सुबह उठ के बाहर घास के ऊपर या हमारी ज़मीन पर, तो ऐसा हमें दिखाई देता है। और जो पहाड़ है ना, हिमालय के ऊपरी भागों ढालों पर हिमपात होता है, यानी हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर क्या होती है, बर्फ़ गिरती है। हिमपात का मतलब बर्फ़ गिरती है। तो आप तुषारपात और हिमपात को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं भाई। इस देश का मतलब यहाँ इंडिया से बात हो रही है। इस देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। जैसे जब हमने मानसून के चैप्टर को अच्छे से रीड किया था तो हमने देखा था कि सर्दी के महीने में क्या होता है, हवाएं जो होती हैं, जैसे ये इंडिया है तो हवाएं इस पार्ट से आती हैं, तो इनको क्या कहा गया है आपका, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। यानी कि उत्तर और पूर्व की तरफ से ये हवाएं आ रही है ना, यानी कि ये आपका कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, देखिए ये आपकी पूर्व और ये आपकी उत्तर। तो हवाओं की डायरेक्शन क्या है, ये देखिए, तो उत्तर और पूर्व की डायरेक्शन से आ रही है, तो ये उत्तर पूर्वी पवनें हो गई हैं। तो यहाँ आप समझ लीजिए उत्तर पूर्वी पवनें क्या है, तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे कि सर्दियों के मौसम में या नवंबर टू फरवरी तक के महीने के बीच के अंदर मतलब कि भारत इंडिया में हवाएं कौन सी तरफ से आती है, कौन सी हवाएं बहती है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं या चलती है, जो स्थल से समुद्र की ओर जाती है। क्योंकि इंडिया का जो ये पार्ट है, अब यहाँ क्या है, ये कहाँ से आ रही है, इधर तो आपको सबको पता है समुद्र है, तो वहाँ स्थल है यानी जमीनी एरिया है, और ये चलेंगे कहाँ, इनकी डायरेक्शन इधर होती है, तो ये समुद्र की तरफ चल रही है, ठीक है ना। और जब आपकी गर्मी आती है, जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है, तो वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का फिनोमेना है वो यहाँ सूट करेगा कि अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर गर्मियों में। सर्दियों में यहाँ होता है हाई प्रेशर, ध्यान रखिएगा, सर्दियों में हाई प्रेशर होता है और यहाँ तो वो हाई प्रेशर से इधर लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, ठीक है। पर गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में यहाँ बन जाता है लो प्रेशर, और अब ये हाई प्रेशर से इधर से फिर हवाएं लो प्रेशर में चलेंगी। तो ध्यान रखिएगा, गर्मियों में हवाएं क्या है, समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, और सर्दियों में हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। एक मिनट भाई, थोड़ा सा जल्दी में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। चलिए भैया आगे शुरू करते हैं। ये हवाएं जो होती है स्थल से समुद्र की तरफ बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। शुष्क मतलब में बारिश नहीं होती, क्योंकि स्थल से हवाएं आ रही हैं तो वो पानी कहाँ से लाएंगे। अगर हवाएं समुद्र के ऊपर से जाती है तो अपने साथ जलवाष्प लेके जाती है तो बारिश होती है, पर स्थल से हवाएं आती हैं तो वो अपने साथ पानी नहीं लाती हैं। यही बात यहाँ बताएगी। लेकिन इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ वे पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। अब जैसे मैं मैप में बता दूं आपको, ये तमिलनाडु का तट है, ये यहाँ बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जब हवाएं ऐसे आ रही है, ये स्थल से ऐसे आ रही है, तो ये वाली हवाएं तो समुद्र के ऊपर से आई ना, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से जलवाष्प ले लेंगे और यहाँ फिर बारिश करती हैं तमिलनाडु के या आपके पूर्वी घाट के कुछ एरियाज में, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। या आपको समझ हो गया होगा कि जो तमिलनाडु है या पूर्वी घाट के कुछ स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पर जब सर्दियों में बारिश होती है तो वो किस रीजन से होती है, ठीक है। अब आगे, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब वाला क्षेत्र बनता है। उत्तरी भाग का मतलब है हमारा जो गंगा के प्लेन्स हैं या उत्तर के जो स्टेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, कम दाब वाला, यानी कम उच्च दाब हाई प्रेशर होता है पर कम होता है, इतना हाई प्रेशर भी नहीं होता है, कम होता है, कम हाई प्रेशर का एरिया बनता है, जिससे ये क्या कह रहे क्षेत्र बनता है जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र के बाहर प्रभावित होती हैं, ठीक है। और उच्च से प्रभावित हो रही ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में, अब सर्दियों में आप देखते हो कि क्या होता है, आसमान साफ रहता है, तापमान तथा
आर्द्रता कम होती है, तापमान भी कम हो जाता है 15-20, यानी कि ज़्यादा सर्दी में तो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वरना 15-20 के आसपास आपका तापमान रहता है। और हवाएं भी एकदम मतलब कि जो स्थिर होती है, ठीक है ना, परिवर्तित होती रहती है, हवाएं भी चेंज होती रहती है, कभी इधर से डायरेक्शन चेंज करती रहती है। और आर्द्रता होती है मतलब नमी। अब जो नमी आपको बारिश के मौसम में या मई जून के बाद जब आपका मानसून आ जाता है तो उसके बाद हवाओं में क्या होती है, आर्द्रता, हुमस या चिपचिपापन नहीं होता है, वो सब चीज़ें सर्दियों में आप महसूस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आर्द्रता कम होती है, पॉइंट्स को यही नोट कर लीजिएगा। आर्द्रता कम होती है, ये इस तरह से आपको यकीन नहीं आएगा, जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ कितनी मतलब कि बुक से ही क्वेश्चन उठाए हैं, पर किस तरह से उठाए हैं वो आप वहाँ समझेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिए हैं ना तो मैंने नोट किया है इस बात को कि क्वेश्चन सब मैटर जो होता है ना पेपर का, वो एग्जाम में जो आता है वो सब इन्हीं एनसीईआरटी से आता है। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ, वरना मैं भी मोटा मोटा आपको समझा सकती हूँ। पर जो चीज़ें हमने वहाँ देखी और फील किया कि भाई हाँ अगर इतना डीप पढ़ लेते तो शायद भाई तभी एग्जाम क्रैक कर लेते, तो वही बात है। इसलिए मैं आपको सिर्फ इसी बात पे जोर देती हूँ कि यहाँ लाइन टू लाइन पढ़िए, और खुद भी घर पर भी फिर यहाँ अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और वीडियो आपको पसंद आती है और अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर आप उसी चीज़ को घर भी आप अपने पास एनसीईआरटी की बुक्स रखिए और बुक्स में पढ़िए और बुक्स में इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए। क्योंकि एक बार पढ़ने से बात नहीं बनेगी, हाँ आप नेक्स्ट टाइम रिविज़न करेंगे तो आपको ईजिली याद सब कुछ समझ आ जाएगा आसानी से। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, और ये पॉइंट्स को नोट करते जाइए कि आर्द्रता कम हो जाती है, तापमान कम होता है, आसमान साफ होता है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये ही आपके क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि वहाँ 2-3-4 स्टेटमेंट्स ऐसी डाल दी जाएंगी और फिर उसको पता नहीं किस तरह से भी एग्जामिनर क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है ना, चलिए भैया अब आगे चलते हैं। और ये मैटर जो है ना, ये आपका एनवीएस में भी, केवीएस में भी, यही 9th 10th 11th की ही एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप एनवीएस कर रहे हो, केवीएस कर रहे हो, DSSS भी कर रहे हो, या कहीं का भी आप टीजीटी स्क्रीनिंग कर रहे हो ना, तो आपको 9th 10th 11th की एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़नी पड़ेगी भाई। चलो भाई बातें बहुत हो गई, आगे चलते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में क्या बोले, शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर वह विशेष लक्षण है। अब हमने जब जेट धाराएं पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ना कि जेट हवाएं हैं वो कहाँ से आती हैं, वो आपके पश्चिम की तरफ से आती है इंडिया में। जब हम पढ़ रहे थे, एक बार वापस आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। हम जब पढ़ रहे थे हमने नहीं देखा था कि जेट धाराएं जो आ रही है, वो हवाएं जो चलती हैं वो पश्चिम की तरफ से आती है, और वो ही पश्चिम के इन एरियाज में कुछ बारिश करवाती हैं। ठीक है ना, चलिए भाई वापस। ऐसे तो मैं दोबारा वही सब चीज़ें बताती रहूँगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर फिर भी पढ़ती हूँ तो बताने का मन करता है, इसलिए मैं बता देती हूँ। अब आगे चक्रवाती विक्षोभ, यानी कि आपको पता होना चाहिए पश्चिमी, अगर उत्तर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की बात आती है तो ये समझ लीजिए आपकी गुजरात और राजस्थान के जो ये, या थोड़ा सा उत्तर का इंडिया का उत्तरी एरिया जो है, यहाँ जब बारिश होती है ना तो वो किस वजह से होती है, उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। जो ये हवाएं आती हैं, जो ये जिसकी वजह से चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, चक्रवाती विक्षोभ आएंगे तो बारिश भी लाते हैं अपने साथ भैया। तो ये सब चीज़ें किस रीजन से बनती है, वहाँ भी हमने पढ़ा था, जो भूमध्य सागर वाला एरिया, और जो मैंने आपको हमारे पीछे के चैप्टर्स में मैंने बताया था जब जेट धाराओं को हम पढ़ रहे थे, तो वहीं मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो वही चीज़ें यहाँ है कि वो भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होते हैं ये चक्रवाती विक्षोभ। ठीक है ना, और इसके कारण शीतकाल में भी मैदानी एरिया में बारिश होती है, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई। कहाँ क्या, और ये मैदानी एरिया आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका मैदानी एरिया जो गंगा का मैदान है या ब्रह्मपुत्र का जो थोड़ा बहुत मैदान, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं, सिंधु नदी का जो थोड़ा बहुत मैदान इंडिया के अंदर इंक्लूड होता है यहाँ पर। ठीक है ना, इंडिया की बात हो रही है, वरना बारिश तो आपके पाकिस्तान में भी होती है, पर हम सिर्फ इंडिया के कंटेक्स में पढ़ रहे हैं इसलिए हम इंडिया की ही बात करेंगे। तो इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। अब शीतकाल में मैदानी एरिया, सीधी सी बात है, गंगा के मैदान और ये आपका उत्तर पश्चिम का एरिया जाता है, तो यहाँ बारिश सर्दियों में होती है। तो किस रीजन से होती है, ये होती है आपके पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ या पश्चिमी जेट धाराएं जो चलती है उनके कारण होती है। ठीक है, और भूमध्य सागरीय और पश्चिमी एशिया में ये हवाएं उत्पन्न होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं भाई, हम कहाँ थे, हाँ। तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पर्वतों पर हिमपात होता है क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, सर्दी हो जाती है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पर्वत हैं, पर्वत की जो चोटियाँ हैं वो क्या होती है, बहुत ऊंचाई है, इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। और ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें क्या होता है, तापमान कम होता जाता है। इसलिए पर्वतों की चोटियों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम भाई पोल्स पर चले गए हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल पर तो सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहाँ ठंड होती है। पर हिमालय पर्वत तो कहाँ आ जाता है आपका, उपोष्ण कटिबंध एरिया में ही तो आता है ना। सूरज की रोशनी तो यहाँ जाती है, यहाँ तो बर्फ जमने का काम नहीं है। पर जो हिमालय पर्वत की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, यहाँ क्या है, इनका हाई एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब हो जाता है ऊंचाई, इनकी ऊंचाई ज़्यादा है। ऊंचाई ज़्यादा होने से यहाँ ठंड पड़ती है। चलिए भैया अब आगे। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जैसे अब ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि शीतकाल में जो बारिश होती है उसको स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, किसी भी तरह बन सकता है, आपको एक एक लाइन को डीप पढ़ना है, समझ लीजिए, ठीक है। तो सर्दी के अंदर जो बारिश होती है, शीतकाल में वर्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है, महावट कहा जाता है, ठीक है। कुल मात्रा कम होती है, यानी कि ये जो सर्दी में जो बारिश होती है महावट होती है, इसकी मात्रा कम होती है। पर ये रबी की फसल, जो सर्दी के मौसम में जो फसलें उगाई जाती है वो रबी की फसल होती है, जो अक्टूबर नवंबर में बो दी जाती हैं और आपके मार्च में अप्रैल में काट ली जाती हैं। इनको क्या कहा जाता है, रबी की फसल कहा जाता है। तो महावट की जो महावट वर्षा होती है, सर्दी की जो वर्षा होती है, वो आपकी रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इससे फसल अच्छी होती है। प्रायद्वीपीय भारत में भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। अब ये अगर प्रायद्वीपीय भारत का नाम आगे आप समझ गए होंगे, हमारे इंडिया का साउथ पार्ट, तो वहाँ पर क्या होते हैं, शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। वहाँ सर्दियों में भी कुछ ज़्यादा, ना वहाँ ज़्यादा गर्मियाँ इफेक्ट डालती हैं, ना वहाँ ज़्यादा सर्दियाँ इफेक्ट डालती हैं। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण, जो चीज़ में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वहाँ जो समुद्र से जो हवाएं आती हैं उनके प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी वहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है, इसलिए वहाँ का तापमान ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता। फिर चलिए भाई आगे चलते हैं। ये तापमान के रूप में प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। एक मिनट, नीचे कुछ है क्या, हाँ जी। अब आ जाते हैं, ये तो हो गई हमारी शीत ऋतु। अब हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु को। ग्रीष्म ऋतु, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, ITCZ को हम पढ़ रहे थे, जहाँ हमारे पीछे की वीडियोज में जब मैंने ITCZ आपको समझाया था कि जब सूरज की गर्मी अधिक होती है, यानी कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति, अब सूरज की आभासी गति से तो यानी कि सूरज जब इधर उधर घूमता है, यानी कि ये देखिए अब ये 0 डिग्री है, जब सूरज की, और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, जब सूरज की हीट कर्क रेखा पर होती है तो वो उत्तरायण होता है, यानी गर्मियाँ होती हैं उस टाइम। अब ठीक है, और जब सूरज की मतलब कि सूरज मकर रेखा पर होता है तो क्या होता है, दक्षिणायन होता है, यानी दक्षिण आयनात होता है, दक्षिण की तरफ होता है। फिर उस टाइम गर्मियाँ दक्षिण में, आपके दक्षिणी भाग में ज़्यादा गर्मी होती है अर्थ के, ठीक है। तो ये ही बताया गया, इसी को सूरज की आभासी गति कहा गया है। और भूमंडलीय ताप पट्टी की अब सूरज की रोशनी जहाँ ज़्यादा जाएगी तो गर्मी भी उधर ही ज़्यादा चलेगी। अगर यहाँ आती है तो जो आपका ITCZ है वो यहाँ बनेगा, और जब सूरज की हीट ज़्यादा यहाँ मकर रेखा पर आएगी तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी बनेगी, और ITCZ आपका यहाँ बनेगा। और जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहीं लो प्रेशर हो जाएगा, फिर यहाँ लो प्रेशर। जब सर्दी होती है, सर्दी का मौसम हमारे यहाँ आता है तो सीधी सी बात है, सूरज की जो हीट है वो कहाँ जा रही है, ज़्यादा दक्षिण में जा रही है। और जब गर्मियों का मौसम आता है तो सीधी सी बात है कि सूरज की हीट कहाँ आ रही है, हमारे उत्तर की तरफ ज़्यादा रही है, हमारी इंडिया की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो उसी को बताया गया है कि सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति के कारण अब गर्मी आएगी तो सूरज उत्तर की तरफ आएगा, सीधी सी बात है, इंडिया की तरफ आएगा ना। उत्तर में है इंडिया, हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, तो सूरज कहाँ आएगा, इंडिया की तरफ आएगा। तो सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी खिसक जाती है, उत्तर की ओर खिसक जाती है, जो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च से मई तक, अभी ये ध्यान से समझिएगा, हम तो कहते हैं कि सितंबर तक गर्मी होती है, पर वो मानसून आ जाती है तो वो मानसून का मौसम आ जाता है। गर्मी का जो मौसम है वो मार्च से मई तक ही होता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किया गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं कि ताप पट्टी के स्थानांतरण, जब ताप पट्टी यानी कि सूरज जैसे जैसे, अब सूरज तो नहीं घूमता है भाई, अर्थ घूमती है सूरज के चारों तरफ, पर हम ये कहेंगे कि सूर्य का ताप की पट्टी चेंज हो रही है, वो अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना, उसकी वजह से चेंज हो रही है।
अभी देखते हैं। हाँ जी, मार्च में अब ये देखिए तापमान कितना किस महीने में होता है, आप ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मार्च में दक्कन के पठार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इन पॉइंट्स यहाँ जो है आपको ओनली फैक्ट जो दिए हुए हैं ना, इनको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो समझाने वाला या जो टेक्निकल मैटर था वो हम पीछे मानसून वगैरह में इनमें समझ चुके हैं। यहाँ सिर्फ आपको फैक्ट याद रखने हैं कि सर्दी कौन से महीने में आती है, गर्मी कौन से महीने में आती है, सर्दी में होने वाली बारिश को क्या कहते हैं, ठीक है ना, महावट कहते हैं। कितना तापमान होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। चेन्नई में सर्दियों के मौसम में तापमान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये फैक्ट याद रखने वाली बात है। तो ये भी यही वही बात यहाँ आ गई है कि जो ताप पट्टी है उसका स्थानांतरण हो जाता है और विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग होता है। और जब हम अक्षांश वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं तो मैं यहाँ दोबारा हर चीज़ को डिफाइन नहीं करूँगी। अब मार्च और मई के दौरान तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्या कैसा, देखिए मार्च में दक्कन के पठार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। दक्कन के पठार का ध्यान रखिएगा। अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, पंजाब, ये वाले जो एरिया हैं ये आ जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत आपका वही साउथ का पार्ट, जो स्टेट्स आपके समुद्र के किनारे लगते हैं, वहाँ समुद्री हवाओं, समुद्र के प्रभाव के यानी समुद्र से आने वाली हवाओं के कारण वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती ना सर्दी होती, मतलब कि एक मॉडरेट मौसम चलता रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है वहाँ, ठीक है ना। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। लेकिन अब वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गर्मी बढ़ेगी तो हमेशा लो प्रेशर बनेगा, निम्न वायुदाब होगा। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर का पठार एक कम दाब वाला लंबवत क्षेत्र बन जाता है। तो ये जो एरिया है, एक बार मैं आपको मैप पे बता देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से इस एरिया में ये यहाँ थार का रेगिस्तान आपका, और ये जो दक्कन का पठार और ये इधर इधर का जो एरिया है, यहाँ क्या बनता है, एकदम कम दाब हो जाता है, यानी कि लो प्रेशर बनता है। इसी वजह से तो मानसूनी पवनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। वही चीज़ यहाँ बताई गई है। तो छोटा नागपुर का पठार तक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है और पवन का परिसंचरण इसी गर्त, यानी हवाएं जो है वो इसी गर्त के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावशाली लक्षण है। लू जो आप सुनते हो कि लू लग गई भाई, लू यानी कि बहुत गर्म हवाएं चलती हैं। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय में भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं, यानी भारत के, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मियों में चलने वाले हवाओं को, गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से एरिया में लू चलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर पश्चिमी एरिया। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक होता है ना। कहते हैं लू लग गई, बीमार हो गया भाई, उल्टी दस्त लग जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। अब धूल भरी आंधियां उत्तरी भारत में कौन से महीने में आती है, तो मई महीने में आती है, ध्यान रखिएगा। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है। आराम पहुंचाने का मतलब, जब भी आंधी आती है थोड़ी बहुत, कुछ तो ठंडी हवाएं आ जाती है उनके अंदर, कुछ थोड़ी बहुत बारिश की छींटे भी आ जाते हैं उसमें, तो उससे अस्थायी तौर पर कि थोड़े समय के लिए, पूरा दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर आंधी आ जाती है, बारिश की बूंदें आ जाती हैं, तो मौसम में थोड़ा सा आपका जो तापमान है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, अस्थायी तौर पर आराम मिलता है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा लाती। ठंडे समीर का मतलब हो जाता है अपने साथ जैसे ठंडी हवा और हल्की वर्षा लेके आती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है कभी कभी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप सोचते थे कि हाँ गर्मियों में, अब आप ऐसी तो है बात है नहीं कि आपको पता नहीं, क्योंकि आप इसी रीजन में रह रहे हैं। तो आप देखिए कि गर्मियों में क्या क्या होता है, कौन से महीने में क्या क्या होता है, उस चीज़ को आप दिमाग पे प्रेशर डाल के सोचेंगे ना, तो वो आपको जल्दी आसानी से याद भी हो जाएगा। अगर आपको भैया आप जब रिलेट करते चलेंगे तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। इसके साथ साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। हिमवृष्टि का मतलब ओले वगैरह भी आ जाते हैं, जो वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल वैशाखी भी कहा जाता है। हिमवृष्टि भी होती है और वैशाख के महीने में भी, ध्यान रखिए, वैशाख के महीने में होने वाली बारिश या वैशाख के महीने में होने वाली हिमवृष्टि यानी ओले वगैरह गिरना, कहाँ, पश्चिमी बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। तो पश्चिमी बंगाल में होने वाली हिमवृष्टि को क्या कहा जाता है, बारिश को क्या कहा जाता है, तो काल वैशाखी। और आ जाए कि इसे काल वैशाखी क्यों कहा जाता है, तो ये वैशाख के महीने में होती है इसलिए कहा जाता है।
ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्व मानसून वर्षा होती है। पूर्व मानसून का मतलब होता है मानसून से पहले, ग्रीष्म ऋतु के अंत में और मानसून आने से पहले, ठीक है ना, वो बीच का पीरियड होता है उसमें। कर्नाटक में, कहाँ, कर्नाटक में, केरल में, कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसी के कारण आम जल्दी पक जाते हैं। अब आप देखिएगा मानसून आपकी आती है जून में, जून यानी कि हाँ जून से स्टार्ट हो जाती है, यानी 10 जून के फर्स्ट वीक के बाद आना शुरू हो जाती है मानसून। जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है, पर अपने इंडिया के अंदर फर्स्ट वीक के बाद धीरे धीरे हर जगह पहुंचती है। तो और मई आपकी गर्मी खत्म होती है। तो यानी कि वो जून, मई के लास्ट में जून के फर्स्ट वीक से बीच के जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जो बारिश होती है उसे पूर्व मानसून या प्री मानसून, इंग्लिश में हम प्री मानसून बोल देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, आम जल्दी पक जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा। तो केरल और कर्नाटक में प्री मानसून को क्या कहा जाता है, तो आम्र वर्षा कहा जाता है। या किस वर्षा के कारण आम जल्दी पकते हैं, तो ये आम्र वर्षा के कारण या प्री मानसून के कारण। तो आप ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर इन्हीं को कोरिलेट करते चलिए। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन, अब आपकी मानसून आ गई है भाई, ठीक है ना, तो वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न वायुदाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। भाई निम्न वायुदाब बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, तभी तो हाई प्रेशर से जो हवाएं आएंगी वो अपने साथ जलवाष्प लेके आएंगी, यानी समुद्रों से जो हवा आएगी वही तो बारिश लेके आएगी अपने साथ। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। अब आप देखिएगा, पहले हवाएं सर्दियों में हवाएं उत्तर पूर्व की तरफ से चल रही थी, अब हवाएं कहाँ से आएंगी, दक्षिण की तरफ से, ठीक है ना। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, अब इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। तो ये ध्यान रखिए कहाँ से कहाँ और कब चलती हैं। सर्दियों में उत्तर पूर्वी और गर्मियों में जब मानसून आता है तो दक्षिण पूर्वी पवने। दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। जो ये दक्षिण पूर्वी दक्षिण की जो पवनें आती हैं, ये क्या करती हैं अपने साथ, ये कहाँ से, समुद्रों के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र से। उपोष्ण कटिबंध यानी कि जहाँ जलवाष्प बनते हैं अपने साथ समुद्रों के ऊपर से आएंगे, तो सीधी सी बात है, जलवाष्प बनते हैं समुद्र में, पानी जो वाष्पित होता है वो ही तो हवाओं के अंदर कंडेंस होकर ठंडा होकर बारिश करता है ना। तो वो चीज़ें अपने साथ लेके आती हैं। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इनमें महाद्वीप से बहुत अधिक मात्रा में नमी ले लेती हैं, ठीक है ना। समुद्र ये भी कह रहे महासागर के ऊपर से गुजरेंगी तभी तो नमी लेगी। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत के वेग से चलती हैं। अब देखिए जो मानसूनी पवनें, इनकी स्पीड बताएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग, जो इंडिया का उत्तर पूर्वी पार्ट है ना, वहाँ थोड़ा टाइम लेती है पहुँचने में, कम पहुँचती है। यानी बाकी और पूरे इंडिया के अंदर 1 महीने में घूम फिर के हर जगह पहुँच जाती है। जब हमने मानसून पढ़ा था तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को, मतलब कि जब मानसून आती है ना तो भारत का मौसम जो होता है पूरी तरह चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इन चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं। पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवन विमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है ना। सॉरी, पवन मुखी भाग है, ये पवन विमुख नहीं है, पवन मुखी भाग यानी जो हवा की तरफ होते हैं। और दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। पहले मैं आपको यही चीज़ बता देती हूँ, पवन विमुख और पवन मुखी। जैसे ये अब इन्होंने क्या कहा है, पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट ये है, अब पश्चिमी घाट का मतलब यहाँ जो पहाड़ी एरिया है, हमारी पहाड़ बने हुए हैं, अब यहीं से तो मानसून आ रही है। तो क्या करती है मानसून, ये हवाएं जो है ये इन पहाड़ों से टकराती है। तो ये पवन मुखी, पवन की तरफ, हवा की तरफ जिनका मुख है, यानी कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस एरिया में क्या होगी, बारिश होगी। और जो ये वाला एरिया बचेगा ना आपका, ये वाला एरिया, यहाँ बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पवन विमुख है, यानी कि यहाँ ही ये यहीं से टकराएंगे और यहीं बारिश कर देंगे या फिर इसके ऊपर से निकल जाएंगी। पर इस साइड बारिश नहीं होगी, तो पवन विमुख भाग में बारिश नहीं होगी। पवन मुखी यानी जिधर हवाएं आती है इन पहाड़ों से यहाँ टकराई, यहाँ बारिश हो गई। ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि दक्षिण जो पश्चिमी घाट है उसके पवन मुखी भाग में बारिश होती है, पवन विमुख भाग में बारिश नहीं होती है। अच्छा, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, कुछ भाग में, बल्कि मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, ठीक है ना। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भाग में होती है। देश के उत्तर पूर्वी भाग में जो मानसून की बारिश होती है वो कहाँ होती है ज़्यादा, देश के उत्तर पूर्वी भाग में, जो हमारे इंडिया का ये उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है।
खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। जो खासी पहाड़ी यानी गारो खासी जानते हैं, जो पहाड़ी जो हमारे ये मणिपुर मिजोरम की जो एरिया है, यहाँ पर नागालैंड है, मेघालय है, यहाँ क्या सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है। इसी को उत्तर पूर्वी भारत कहा गया है, उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर पूर्वी भाग कहा गया है। तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? मासिनराम, जो विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा घाटी के पूर्व में पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। गंगा घाटी यानी कि गंगा की जो प्लेन्स है ना, वहाँ भी पूर्व से और पश्चिम की तरफ बारिश घटती जाती है। अब ये यहाँ देखिए, ये वाला जो एरिया है, यहाँ जो हमारी ये स्टेट्स बने हुए हैं, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। फिर यहाँ से जो ये गंगा का जो मैदानी एरिया स्टार्ट हो जाता है, यहाँ बारिश, ये जो हवाएं आती है यहाँ बारिश करती हैं। पर पश्चिमी एरिया तक आते आते यहाँ करती पूर्वी एरिया में, पर यहाँ पश्चिमी एरिया तक आते आते यहाँ बारिश नहीं होती है। यहाँ क्या होगा? नहीं होती, यानी कम होती है, यहाँ बारिश की मात्रा कम हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और जो राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। जैसे बताया कि गंगा के पश्चिमी पूर्व की तरफ ज़्यादा बारिश होती है, ये पश्चिम में आ जाते हैं राजस्थान और गुजरात, तो यहाँ बारिश होती है पर बहुत कम होती है। मानसून के संबंध में एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम का मतलब हम देखते हैं कि कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि मानसून आ गया तो भाई 2 या 3 महीने कंटिन्यू बारिश होती रहेगी, बारिश होती नहीं ना, ऐसा होता है बारिश हुई 2 दिन बारिश हुई, फिर बारिश नहीं हुई, हफ्ते भर बारिश हुई, फिर 10-15 दिन बारिश ना हुई, फिर बारिश होती है, तो उसको कहा गया है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसे आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, यानी कि बारिश ऐसा नहीं है कि बारिश रोज होगी कभी नहीं होगी, पर वो 3-4 महीने ऐसे होते हैं कि बारिश होती ही रहती है। हाँ भाई, हफ्ते में कभी 10 दिन में, कभी 5 दिन में, या कभी 15 दिन के अंदर, या 5 हफ्ता 10 दिन कंटिन्यू, देखते ना वो हम बोलते हैं कि बस रिमझिम बूंदेबंदी नहीं होती, कभी तेज कभी धीरे आती रहती है, कुछ दिन ऐसा भी होता है। तो यही क्या कहा गया? वर्षा रहित अंतराल, या वर्षा कंटिन्यू होना या फिर बाद में ना होना। मॉनसून में आने वाले ये विराम मॉनसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं उसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक सकता है। गर्त का मतलब यहाँ बताया गया है कि जैसे अभी मॉनसून आ रही है, मॉनसून आई, फिर यहाँ बारिश की, फिर उत्तर की तरफ गई, फिर मॉनसूनी पवनें यहाँ आई, फिर इन्होंने यहाँ पूर्व में, उत्तर में यानी कि पूर्व पश्चिम में बारिश की, यहाँ उत्तर पश्चिम में बारिश की, फिर पूर्व पश्चिम में बारिश की, फिर वहाँ से ये वापस इधर बारिश की। ऐसे जब मानसून पवनें पूरे इंडिया में घूमती हैं तो इसी को मानसूनी गर्त कहा गया है कि इस उत्तर या दक्षिण में खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है, जब मैदानी एरिया के ऊपर होता है तो इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, जब ये हिमालय के यानी कि आपके उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह या जम्मू कश्मीर के ऊपर की तरफ जाता है, तो ये क्या होता है, फिर मैदानों में बारिश बंद हो जाती है। भाई अब जब मानसून पवनें जिधर जाएंगे उधर बारिश करेंगे, तो मैदानों से हटके जो पर्वत पहाड़ी एरिया की तरफ चल रही है, हिमालय के समीप पहुंच गई है, तो मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है, यानी कि यहाँ बारिश नहीं होती है। तथा हिमालय की नदियों में पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। अब भाई पहाड़ों में वर्षा हो रही है तो पहाड़ों का पानी तो नदियों में ही आएगा ना, तो इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती है और जान माल की भारी क्षति होती है, हानि होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवर्ती भी मानसूनी वर्षा की एक मात्रा और समय को निर्धारित करती है। भाई उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता का मतलब हो जाता है कि भाई जितनी ज्यादा उष्णकटिबंधीय निम्न दाब यानी कि ITCZ जो हमने देखा पढ़ा था कि जब ITCZ जब लो प्रेशर ज़्यादा बनता है, अब जितना मजबूत लो प्रेशर होता है यानी जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा वो उतना ही हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब हवाएं जितनी मतलब लो प्रेशर ज़्यादा होगा तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता। निम्न दाब, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब, वो लो प्रेशर के बारे में बात हो रही है। तो लो प्रेशर जितना ज़्यादा मजबूत होता है वो हवाओं को उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। तो वही यहाँ बताया गया कि मानसूनी वर्षा की मात्रा को भी निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? लो प्रेशर, ठीक है। अब किसी को अगर ये फर्स्ट टाइम कोई मेरी वीडियो देख रहा है और उसने लो प्रेशर, हाई प्रेशर या ITCZ और जेट धाराओं को नहीं पढ़ा है, तो वो इसी जलवायु चैप्टर को स्टार्टिंग की ये 3 वीडियोज़ हैं, इसके बाद ये 4th नंबर का वीडियो है, तो तीनों वीडियोज़ को देखें, क्योंकि अगर किसी को अच्छे से जलवायु को डीपली यानी ध्यान से समझना है ना, तो आप उन पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ठीक है ना, तभी इस वीडियो पे आए तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। धीरे धीरे जैसे भाई निम्न दाब वो सरकता रहेगा धीरे धीरे तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के
अनुसार होता है। मानसून को इसी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है कि मानसून भी फिक्स नहीं, हमेशा एक जगह मानसून कभी थोड़ा बहुत बदलता भी रहता है। कभी 3-4 सालों के अंदर हम देखते हैं कभी कम बारिश होती है, कभी ज़्यादा बारिश होती है। कम बारिश होती है तो वही बात है कि वो लो प्रेशर अच्छे से बन नहीं पाता है, तो बारिश तो वो मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अगर लो प्रेशर अच्छा बनता है तो मानसून हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। तो जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा तो वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि निम्न दाब के मानसूनी गर्त के अनुसार ही सब कुछ होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए भी जाना जाता है, भाई फिक्स नहीं है कि ज़्यादा आए कम आए ना भी कम आए, वही चीज़ें यहाँ बताएगी। शुष्क और आदर्श स्थितियों की तीव्रता आवर्ती एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आ जाती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है, ठीक है ना। इसका आगमन और वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, भाई जहाँ ज़्यादा बारिश हो जाती है वहाँ बाढ़ हो जाएगी, जहाँ बारिश या ये मानसूनी पवनें नहीं पहुँच पाएंगी वहाँ सूखा पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कार्यों को या कृषि के कार्यों को, अब भाई खेती जो है वो तो बारिश पर डिपेंड करती है ना, तो कभी कभी बहुत नुकसान भी पहुँचा देता है या अव्यवस्थित कर देता है। चलिए भाई अब ये मानसून का पढ़ लिया, अब मानसून की वापसी को पढ़ते हैं। मानसून वापस कब होता है, तो मानसून की वापसी ये भी एक तरह का परिवर्तनीय मौसम होता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण, जब हमने ये देखा था कि भाई सूर्य की आभासी गति जैसे ये सूर्य हमारे अर्थ है, अब जब सूर्य यहाँ था कर्क रेखा पर था सूर्य की रोशनी ज़्यादा, सूर्य नहीं था भाई, इंडिया हमारी अर्थ घूम रही है, तो जब सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर थी तो हमारा इंडिया तो कर्क रेखा के सेंटर में आता है, तो यहाँ क्या बना था, हमारा लो प्रेशर बना था। पर अब सूर्य की रोशनी तो यहाँ मकर रेखा पर आएगी, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगी, यहाँ ना रह के मकर रेखा पर ज़्यादा होगी। तो अब क्या करेगा, वो लो प्रेशर अब इधर सरक जाएगा, तो वहाँ क्या हो, अब वो सारी हवाएं इधर चलने लगेंगी। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, जैसे मैंने पहले बताया था। तो अब वो लो प्रेशर सरक जाएगा तो वो मानसून रिटर्न करने लगेगा जैसे जैसे लो प्रेशर। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया, अब वो धीरे 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 सरकते हुए नीचे आ रहा है। तो वैसे ही वो मानसूनी जो हवाएं चल रही थी, मानसून जो थी, मानसूनी पवनें थी, वो भी इधर की तरफ आ जाएंगी। पहले इधर थी, अब सूरज जैसे सूरज की रोशनी या सूरज की आभासी गति के कारण वो सब इधर वापस सरक जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ है कि सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर स्थिर हो जाता है। स्थिर मतलब कमजोर हो जाता है, भाई जब वहाँ सूर्य की हीट ही नहीं पहुंचेगी तो वहाँ क्या कैसे बनेगा लो प्रेशर, यानी कि निम्न दाब यानी लो प्रेशर। तो लो प्रेशर वहाँ से सरकना शुरू कर देगा और कहाँ पहुंच जाएगा, धीरे धीरे दक्षिण की तरफ आ जाएगा, धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेगी। अब निम्न दाब हट जाएगा तो सीधी सी बात है वहाँ हाई प्रेशर बनेगा, या तो हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा। जब लो प्रेशर हट रहा है तो वहाँ उच्च दाब यानी हाई प्रेशर बनेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून स्थिर हो जाते हैं, अब वो फिर क्या होगी, मानसून भी स्थिर हो जाएगी, क्योंकि मानसून तो हमेशा भाई मानसूनी पवनें हैं वो हैवी होती है, और हैवी पवनें जो होती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है ना, तो वो लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। अब वो भी सूर्य की आभासी गति जब दक्षिण की तरफ चलेगी तो वो भी दक्षिण की तरफ चली जाएंगी तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदानों से हट जाती हैं, ठीक है ना, यानी आपकी गंगा घाटी के जो एरियाज आ जाता है आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ऊपर वाला जो हिमाचल, उत्तराखंड, जो भी ये एरियाज है यहाँ से हट जाता है, ठीक है ना। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, यानी कि गर्मी और वर्षा ऋतु चली जाती है और फिर धीरे धीरे शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ, तापमान में वृद्धि हो जाती है, दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी होती है। अब आप सोचिए भाई सच में ऐसे ही होता है, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप बहुत तेज धूप होती है और रात को ठंड लगती है ना। तो स्थल अभी भी आर्द्र होता है, आर्द्र मतलब नमी बनी रहती है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण मौसम असहज हो जाता है, इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अब हमने कहते बहुत उमस हो रखी है, चिपचिपापन हो रखा है, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई, तो उसे क्या कहा जाता है, क्वार की उमस। पर ये ध्यान रखिए कि इसे अक्टूबर हीट भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना, और हिंदी में इसको क्वार की उमस कहा गया है। क्वार की उमस कब होती है, आपके अक्टूबर जब आपका ये मानसून है वो वापस जाता है, और अक्टूबर नवंबर की बात है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, क्वार की हुमस क्या है, यहाँ से भाई हो सकता है क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में और अच्छे से याद समझ लीजिए। अक्टूबर के उत्तरार्ध में, अब बात आती है अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरता है। अक्टूबर का उत्तरार्ध का मतलब अक्टूबर के लास्ट में तापमान जो है गिरता है, यानी कि तापमान कम होता चला जाता है। जहाँ तापमान 35-40 डिग्री सेल्सियस था वो अब धीरे धीरे 30-32 इतना हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे जो गर्मियों में 45 था वो धीरे 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 30-35 तक आ जाता है, फिर और भी डाउन चला जाता है सर्दी में, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसे
मासिनराम जो है यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और नवंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर, अब आ जाते हैं नवंबर के स्टार्टिंग में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है और यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। अब ये कह रहे हैं कि जो मतलब कि जैसे भी धीरे धीरे, अब आपका 1 मिनट मैप पे चलते फिर मैं बताती हूँ। देखिए अब ये आपका लो प्रेशर यहाँ था, इस एरिया से लो प्रेशर, अब जैसे सूरज की हीट सरकती जाएगी, कर्क रेखा से डाउन आती जाएगी, तो वो जो लो प्रेशर है वो यहाँ बनेगा। अब यहाँ लो प्रेशर क्यों बनेगा? क्योंकि जो मैंने बताया था कि पानी जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी नहीं, पानी बहुत देर में गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा होता है। तो अब वो पानी यहाँ तो लो प्रेशर जो पहले था गर्मी के मौसम में, ये पानी क्या था, गर्म हो गया खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का। तो यहाँ क्या है, अब भी वो पानी गर्म ही है, उसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जो ये लैंड है ये क्या हो गई, ठंडी हो गई। इधर भी ज़मीन है, इधर भी ज़मीन है, तो ये क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो अब क्या होगा, ये लो प्रेशर बन गया और ये ज़मीन ठंडी हो गई, तो यहाँ हाई प्रेशर बन गया। क्योंकि यहाँ से तो अब जो सूरज की हीट हट चुकी है ना, तो अब यहाँ से हवाएं सब समुद्र की इसकी खाड़ी की तरफ चलने लग जाएंगी, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी। और जब ये हवाएं चलेंगी, अब हमारी अर्थ पर कोरियोलिस बल भी लगता है। हमने पीछे पढ़ा था कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो कोरियोलिस बल क्या है, जैसे हमारी अर्थ घूमती है, अब हवाएं ऐसे चल रही है, तो कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं ऐसे इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, कोरियोलिस बल लग रहा है, तो उससे ये हवाएं ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगी, एक तरह से सर्कुलेटरी मोशन में घूमने लग जाएंगी। और ये गोल गोल घूमेंगी, जलवाष्प बन रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, लो प्रेशर है यानी गर्मी है, जलवाष्प बन रहा है। तो वो फिर ये जो चक्रवात बनेगा, ये फिर यहाँ पर आपके इन एरियाज़ पर, जो ये स्टेट्स है ना, यहाँ पूर्वी घाट के इन एरियाज़ पर बारिश करेगा, यानी चक्रवात आएंगे, यहाँ तूफान आएंगे, आंधी आएगी। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। वापस अपने टॉपिक पर जाकर पढ़ते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। अंडमान सागर का मतलब ये आपकी बंगाल खाड़ी होगी, बंगाल खाड़ी पर निम्न दाब बनता है और यहीं पर जो है चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। देखते नहीं कि उड़ीसा में तूफान आया या चेन्नई में इस तरह से वहाँ से बंगाल की खाड़ी से तूफान उठा, हमने बहुत बार सुनते हैं हम न्यूज़ में, तो वो इसी इफेक्ट के कारण होता है। और ये जो होते चक्रवात बहुत ही विनाशकारी होते हैं। ये मैप में भी बारिश वगैरह शो की गई, कुछ खास नहीं है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा बचता हमारा टॉपिक, फिर कंप्लीट हो जाएगा। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। जो जब अभी हमने देखा था भाई, ये जो बंगाल की खाड़ी से चक्रवात बनते हैं, इनके बारे में बात हो रही है। और जिससे बड़े ही पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र पर भी पहुंच जाते हैं। और कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। इन्हीं चक्रवातों के कारण कोरोमंडल पर वर्षा होती है। अब वर्षा का वितरण पढ़ लेते हैं भाई थोड़ा सा, कितना कितना वितरण है। तो पश्चिम तट के भागों और उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी तट जो हमने पढ़ा था पवन मुखी भाग है वहाँ पर, और उत्तर पूर्व जो मासिनराम वगैरह, जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, असम, ये जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये जो डाटा दिया हुआ है इसको नोट कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। किंतु पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में बारिश कम होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों और सह्याद्री के पूर्वी भागों में भी वर्षा कम होती है। आंतरिक भागों का मतलब यहाँ आ गया वही बात है जो मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ तो बारिश हो गई, और ये जो आंतरिक भाग रह गए, यहाँ जो पवन विमुख ढाल रह गई, यहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, आगे भाई सामान्य रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? और जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। जम्मू कश्मीर में कम क्यों होती है भाई? जैसे अब आप ये समझ लीजिए, इंडिया ऊपर जम्मू कश्मीर का भाग है, तो यहाँ पर ये आपका लेह आ गया, लेह है ये। यहाँ क्या है, हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। तो ये जो है ना, जब आती हैं हवाएं, जो मानसूनी पवनें आती है, तो ये इन चोटियों से टकराती है और यहीं बारिश कर देती है। वो उधर जम्मू कश्मीर के लेह वाले भाग में भी बारिश नहीं कर पाती हैं। वही रीजन है, पवन विमुख ढाल हो जाता है, उधर भी पहाड़ों से टकरा कर बारिश इधर ही हो जाती है, हिमालय पर्वत के उधर नहीं जा पाती और लेह हमारा जो बच जाता है।
ठीक है। और देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। भाई जहाँ जितना पहुँचते हैं उस हिसाब से बारिश होती है। हिमपात हिमालय के क्षेत्रों में होता है, मैंने जैसे पढ़ा था। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है। ऐसा नहीं है कि इस साल जितनी बारिश हुई हर साल उतनी होगी, कभी कम कभी ज़्यादा। वो लो प्रेशर पर डिपेंड करता है, जितना मजबूत लो प्रेशर जहाँ बनेगा वहीं ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है। राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिम घाटों में वृष्टि छाया प्रदेशों से अधिक पाई जाती है। मतलब कि यहाँ भी वृष्टि, जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश और ये एरिया है यहाँ निम्न वर्षा होती, कम वर्षा होती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है। जहाँ ज्यादा बारिश होगी भाई पानी गिरेगा वहीं तो बाढ़ आएगी, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होती है, सूखा पड़ता है। जब बारिश नहीं हुआ सूखा पड़ेगा। वही सब चीजें यहाँ बताई गई है। और इससे ज्यादा कुछ है नहीं भाई, ये कुछ खास टॉपिक हमारे काम का है नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ। आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।